हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2 में कुछ नए बेसिक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर में चर्चा करेंगे। नया टर्म आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, तो आज के लेक्चर में नया टर्म है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगी आज की वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ने के लिए हमें रिलैक्सेशन टाइम के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, मीन फ्री पाथ हमें जानना होगा। उसके अलावा आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन सीखेंगे और कोशिश करेंगे ओम्स लॉ तक जाने की। ओम्स लॉ जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो उस लॉ को आपने डायरेक्ट वहाँ पढ़ा था, उसको आज हम लोग डिराइव करेंगे। तो आज का जो भी टॉपिक होगा वो आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में आने का ज़्यादा चांस रहता है। डेफिनेशन डेरिवेशन बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड के लिए आज का लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में भी आता है लेकिन वहाँ क्या आएगा वो हम बताएंगे। बिहार बोर्ड के लिए आज का लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावे देखिए, चूँकि हम लोग करेंट के लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं, तो यहाँ पे 1-2 अनाउंसमेंट हम ये कर दें कि यहाँ से अब हम लोग कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। यानी हर अल्टरनेट डेज पे जैसे पहले वीडियो आया करता था 40-50 मिनट का, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका होना है तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो ऐसे नहीं होगा, लगातार वीडियो आपको देना पड़ेगा। तो अल्टरनेट डेज में आपके पास वीडियोज़ मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करनी है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल भी अच्छा कराते ही हैं। लेकिन आप लोग को याद होगा, हम लोग इससे पहले एक टेस्ट वाला प्रोग्राम किया करते थे, क्वेश्चन लेते थे और आप लोग उसको सॉल्व करके हमको भेजा करते थे। तो अगर आप लोग की मर्ज़ी होगी तो हम लोग उस टेस्ट को फिर से कंडक्ट करा सकते हैं। तो उसको लेकर के कन्फर्मिटी आपको देना है, कन्फर्मेशन मैसेज आप हमको दीजिएगा। जैसा मैं टेस्ट हम लोग पहले प्रोग्राम करते थे, शेड्यूल करते थे, क्या उस टाइप का टेस्ट 9 या 10 टेस्ट पहले हो रखा है, तो क्या उस टाइप का आप टेस्ट फिर आगे कंटिन्यू करने में आप सहमत है या नहीं, आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा यस या नो। उसके हिसाब से हम फैसला करके अगले लेक्चर से आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जो आप हमको सॉल्व करके भेजिएगा। फिर जैसे नाम का अनाउंसमेंट वगैरह होता था वो होगा। उसमें फ़ायदा ये होता था कि हम लोग अच्छा क्वेश्चन यूँ ही सीख जाया करते थे, जो कि अच्छे किसी IIT या नीट का क्वेश्चन रहता था और वो आप इजीली बना के अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते थे, क्योंकि ऐसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं। दूसरी बात ये है कि आपको जिस भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी होता है तो आप बेहिचक मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हम बताएंगे। किसी भी तरह का, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड, किसी को मान लो कि वीडियो समझ में नहीं आया या किसी को वीडियो से नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। अपने तक बात नहीं रखिए, हम तक पहुँचाइए, ठीक है। देखिए, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जाने से पहले हम आपको कंडक्टर का 2 मॉडल देंगे। उस मॉडल को थोड़ा अच्छे से समझिएगा तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा ये करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास में ये मान लो कोई कंडक्टर है, और ये कंडक्टर अगर मान लो हमने ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है बिना किसी बैटरी वगैरह को लगाए, तो इसका क्या, इसके अंदर के मॉलिक्यूल का, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन का क्या प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। फिर इसमें एक बैटरी हम कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या चेंज आता है। यानी हम 2 कैटेगरी में अभी आपको कंडक्टर को समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा ना कि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। पहले में हम क्या करेंगे, अच्छे से समझिए, फिर इसको नोट भी कीजिएगा। पहले वाले केस में हम एक कंडक्टर लेंगे और इस कंडक्टर में जो है ना, हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब हम इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को मूव खुद से नहीं करवाएंगे, कोई भी बैटरी वगैरह नहीं। यूं ही जैसे सब सिंपल एक कंडक्टर, मान लो मेरे पास में एक आयरन का रॉड है, तो इस आयरन के रॉड की कहानी पहले समझते हैं बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किए। होगा क्या, इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके अंदर में घूम रहे होंगे, ठीक है। और ऐसा भी होगा ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूवमेंट उनका हो रहा है, और इसके अंदर में जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो अपने लैटिस में फिक्स्ड होते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर में 2 चीज़ होता है, कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे आप कहते हैं। दूसरी चीज़, उसमें पॉजिटिव आयन होता है जो अपने लैटिस में फिक्स होता है, और वो पॉजिटिव आयन फिक्स होने के साथ साथ अपने लैटिस पे ऑसिलेट करता रहता है। यानी अगर हम चाहें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयन्स बना देते हैं, ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे फिक्स है, और फिक्स होके क्या कर रहा है, ऑसिलेट, ऐसे ऊपर नीचे अपना हिल रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये मूवमेंट में, क्योंकि ये फ्री है चलने को, तो अभी तो हमने कोई बैटरी वगैरह लगाया नहीं है, तो ये क्यों चल रहा है, लॉजिक यहाँ पे, इसके चलने का कारण क्या है, टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर पे अगर आप किसी कंडक्टर को रख देते हो तो उस टेम्परेचर के कारण इस इलेक्ट्रॉन को चलने की एनर्जी मिली, ठीक है। और अभी ये जिस वेलोसिटी के साथ या जिस स्पीड के साथ चल रहा है उसे हम लोग कहेंगे थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म आएगा, एक आएगा थर्मल वेलोसिटी और एक टर्म आएगा थर्मल स्पीड। दोनों को हम समझेंगे, दोनों में क्या अंतर है। स्पीड वेलोसिटी का अंतर आप अगर जानते होगे तो आपको समझ में आएगा। देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो चल रहा है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव नहीं करते हैं। होता क्या है, ये चलते चलते पॉजिटिव आयन से टकराता है, ठीक है। टकराता है तो इसका डायरेक्शन बदल जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 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 यानी सब इलेक्ट्रॉन का एक रैंडम डायरेक्शन है। अगर कोई पूछेगा कि किसी कंडक्टर पे जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया है तो उनका क्या इलेक्ट्रॉन्स का एक सर्टेन डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, तो नहीं, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के पाथ को दिखाना चाहें तो देखो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर उठा लोगे तो वो कुछ ऐसे चल रहा है, पहले ऐसे इधर आया होगा कुछ देर, फिर टकरा करके इधर चला गया, फिर टकरा करके इधर चला गया, फिर टकरा करके इधर आ गया, फिर टकरा करके इधर चला गया, फिर टकरा करके इधर आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना बार बार इसका कोलिजन होता है और बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ऑन एवरेज हम मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो जीरो है, क्योंकि देखो जहाँ से चला वापस वहीं पे आ गया, ऐसा माना जाता है। हमने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल होंगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जहाँ चला वहीं आ गया। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो नेट वेलोसिटी नहीं होगा। यानी हम लोग नेट थर्मल वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जीरो मानते हैं इन इनिशियल स्टेज व्हेन देयर इज नो एनी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का ग्राफ खींचेंगे ना उसका मोशन का तो इसी टाइप का आएगा। यानी शुरू में उसके पास में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है, शुरू में उसके पास में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है। कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि क्या थर्मल वेलोसिटी जीरो होता है ऑन एवरेज? ऑन एवरेज हम लोग थर्मल वेलोसिटी सबका क्या मानते हैं, जीरो। तो क्या थर्मल स्पीड भी जीरो होगी? तो थर्मल स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि देखिए आप, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। चूंकि हमने माना कि ए से चला वापस ए पे ही आ गया तो थर्मल वेलोसिटी ए ऑन एवरेज सबकी अलग अलग। अब देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात तो करेंगे नहीं ना, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम जो भी बात यहाँ से करेंगे वो ऑन एवरेज करेंगे, ऑन एवरेज। तो ऑन एवरेज इनिशियल थर्मल वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी, जीरो। और कोई पूछे क्या स्पीड भी जीरो होगा? तो नहीं, स्पीड जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम और इसने डिस्टेंस तो कवर किया ना, यहाँ से गया ऐसे ऐसे, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। तो जब डिस्टेंस है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, हमेशा रैंडम मोशन में है, तो उसकी थर्मल स्पीड बहुत हाई होती है। लेकिन इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो क्या होता है, वो शून्य होता है, जीरो होता है। और थर्मल स्पीड जो होती है ना ऑन एवरेज वो काफ़ी हाई होती है, 10⁴, 10⁵, इतना ज़्यादा मीटर पर सेकंड वो होता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि थर्मल स्पीड, तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है किसकी बनिस्बत, थर्मल वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में। ये एक सवाल कभी कभी कोई तो उसमें पूछ देगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होना। लेकिन हमारे काम की चीज़ यहाँ पे क्या है, हमारे काम की चीज़ है ये कि जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर पे अप्लाई ना किया जाए तो उसके इनिशियल थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। और ये वेलोसिटी किसके कारण है, टेम्परेचर के कारण है। एनर्जी कौन दे रहा है, टेम्परेचर। क्लियर यहाँ तक बात? अब एक काम करते हैं, ये रहा हमारा पहला केस। सेकंड केस में क्या करेंगे ना, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the conductor। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इसको सीखोगे तो नई सारी बातें आपको समझ में आएगी। देखो ये मान लिया हमारे पास में कोई कंडक्टर है और अब इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी क्या करेगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा देगा, एनर्जी दे देगा इलेक्ट्रॉन को घूमने का इसके अंदर, प्लस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। प्लस यहाँ तो प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा, माइनस यहाँ तो माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस। अब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन का क्या हाल होगा, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन अभी तक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस केस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में थे, रैंडम डायरेक्शन में थे। क्यों मूव कर रहे थे, ड्यू टू टेम्परेचर। लेकिन हुआ क्या, ऑन एवरेज इनिशियल थर्मल वेलोसिटी हो गई जीरो। लेकिन इस केस में अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें, हमें है तो बहुत सारा, लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन,
अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज चूंकि नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखने पर उस पर फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E और इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखिए तो ज़रा फोर्स किधर लगा, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर देखोगे तुम, सबका सब इलेक्ट्रॉन सज गया एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, और वो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन। किसी किसी बुक में पॉजिटिव चार्ज से समझाएगा तो उधर ही मूव करा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अब देखो, जो इस केस में इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में एक ही वे में अरेंज हो गया। किस वे में अरेंज हो गया, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब अगर इस टाइप का ग्राफ ट्रेस करोगे तो उसका इनिशियल थर्मल वेलोसिटी जो जीरो था वो फाइनली जीरो नहीं होगा, वहां पे एक एप्रोप्रिएट वैल्यू आएगा, ठीक है, यानी वेलोसिटी में चेंज होगा। और अब इनकी जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी नई वाली, उसे हम लोग नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम देंगे, यहाँ पे एक नया टर्म आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको लिखवा देंगे, लेकिन आप समझना, हमने एक बैटरी लगाया V पोटेंशियल का, उसकी वजह से यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा, पॉजिटिव आयंस तो रहेंगे ही उसमें, तो वो टकराएगा ही टकराएगा, पॉजिटिव आयंस तो हैं ही, वो अपनी जगह पे फिक्स है। अब ये सब का सब एक सर्टेन डायरेक्शन में अरेंज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, दे विल अरेंज इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। एक डिफिनिट डायरेक्शन में सब के सब क्या हो गए, अरेंज हो गए। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो सबका डायरेक्शन एक हो गया, सब एक ही तरफ मूव करने के लिए तैयार। तो अब जब सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो अब उनका वेलोसिटी कुछ होगा। पहले जीरो हो रहा था, इनिशियल क्या था, वैल्यू जीरो था, लेकिन अब उनका वैल्यू जीरो नहीं होगा। अब उनके पास में कुछ ना कुछ एवरेज, देखो फिर से हम एवरेज का टर्म यूज करेंगे क्योंकि हम सारे इलेक्ट्रॉन का अलग अलग नहीं लिखेंगे, ऑन एवरेज एवरेज फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ इनकी होगी। और वही एवरेज फाइनल वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द along the two ends of the conductor is known as drift velocity। पहले जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेलोसिटी उसने गेन कर ली, जो चेंज आया, दैट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म है, समझना। देखो जब इलेक्ट्रॉन चलता है ना, सामने कौन है, पॉजिटिव आयन जो अपने लैटिस पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट, फिक्स है, वो चलता नहीं है, सिर्फ वाइब्रेट करता है। इलेक्ट्रॉन आया, टक्कर लगा, ठीक है, टक्कर लगा तो रुकेगा नहीं। पहले केस में क्या हो रहा था, डायरेक्शन चेंज हो रहा था, ठीक है। यहां डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसका वेलोसिटी पहले वाले में डायरेक्शन चेंज हो रहा था, यहां डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्या हो जाएगा, यहां पे गया, टकराया, टकराने के बाद फिर उठता है, फ्रेश होता है, अब फिर आगे बढ़ जाता है, फिर आगे कोई प्लस मिला, फिर टकराया, फिर उठा, फिर आगे बढ़ा। यानी कि अब वो रुकने वाला नहीं है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसको कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उससे वो एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करता रहेगा लगातार। और अब अगर तुम उस कंडक्टर को पकड़ोगे ना, जैसे आप किसी वायर को पकड़ लो तो आपको झटका लगता है, क्यों, क्योंकि सब एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करके बढ़ रहा है। यहाँ बैटरी नहीं था, यहाँ पकड़ते तो कोई झटका नहीं लगता। ये बस समझाने के लिए बोल दिया आपको हमने, तो समझ गए। इलेक्ट्रॉन अपनी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो होगा कि हम क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट से चलता है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है और बीच में कोलिजन होता है। तो जितनी दूरी वो तय करता है ना, दो कोलिजन के बीच में, यहाँ से चला था कोलिजन से उठ के, फिर आगे बढ़ा, फिर कोलिजन हुआ पॉजिटिव आयन से, लेकिन जितना दूरी ये तय करेगा बिटवीन टू कोलिजन, उसे हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ, जिसे हमको लेमडा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, लेमडा से। और जितनी देर के लिए वो यहाँ से यहाँ तक चल कर गया ना इलेक्ट्रॉन, जितना टाइम लगा इसको चलने में यहाँ से यहाँ तक, तो हम बात तो एवरेज पे करेंगे हमेशा। सबका अलग अलग टाइम हो सकता है, कोई ज़्यादा देर के लिए चला, कोई कम देर के लिए चला, तो ऑन एवरेज बात करेंगे। तो जितने देर के लिए दो कोलिजन के बीच में वो चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक नया टर्म आएगा रिलैक्सेशन टाइम, जिसे कि हम लोग टॉ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, टॉ से, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन अभी हम आपको लिखवाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो आप समझ गए क्या है, दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। अब समझिएगा यहाँ पे, या इसको भी हम लिखवा ही देंगे। देखिए फिर से समझिएगा, एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ये रेड कलर वाला, ठीक है, पहले इस पॉजिटिव आयन से टकराया,
उठा, यहाँ एक और पॉजिटिव आयन उसका इंतजार कर रहा है, फिर टकराया, तो इतने बीच में तो वो चला ना, दो टक्कर के बीच में तो वो चला। तो द डिस्टेंस कवर्ड between two successive collision is known as mean free path, which is denoted by lambda, and the time for which the electron moves between two successive collision, that time is known as average relaxation time। ठीक है, relaxation टाइम। ठीक है, तो इन सारे डायग्राम्स को आप नोट कर लीजिए। जो जो बात हमने आपको बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, उसका हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे, फिर आपको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करके दे देंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जस्ट हमने जितने टर्म्स के बारे में आपसे बात किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ, उसके बारे में हमने डिफाइन यहाँ पे कर दिया है, नोटेशन भी लिख दिया है। आप सारे डेफिनेशन को अच्छे से नोट करिएगा। हम पढ़ देते हैं। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या समझाया, तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव किया, उसी को बोलेंगे क्या, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो दो हमेशा चलता है, पॉजिटिव आयन से टकराता है, तो पॉजिटिव आयन से टकराने से पहले वो कितने देर के लिए मूव किया, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। उसके अलावा मीन फ्री पाथ किसे बोलते हैं, तो मीन फ्री पाथ वो बोलते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। वो बातें आपके बोर्ड पे लिखी हुई हम पढ़ देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ कंडक्टर व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाई वी डी। वी ऊपर होगा छोटा सा, उसके नीचे क्या होगा, डी होगा, दैट इज वी डी। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जैसे कि टॉ से डिनोट करते हैं, टाउ। द शॉर्ट टाइम फॉर विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट्स बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन विद द पॉजिटिव आयन इन द कंडक्टर, इट इज डिनोटेड बाय टॉ। मीन फ्री पाथ क्या है, लेमडा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज टर्म्ड एज मीन फ्री पाथ, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो पहले आप एक काम कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। देखो, कभी भी वीडियो से नोट्स बनाने का, लिखने का तरीका यही है कि जब आपको बात समझ में आ जाए तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को वहाँ पर रोक लीजिए और उस बात को नोट कर लीजिए, फिर फर्दर आप आगे बढ़िए, ताकि आपको याद भी रहे कि आपने क्या लिखा है और आपको समझ में बात आ जाए। नहीं तो फिर आप सोचिए कि पूरा वीडियो देखें और फिर लिखें, तो आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। जितनी बात समझ में आती जाए उसको आप नोट करते जाइए, लिखने का यही तरीका है इसमें। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो टॉपिक सभी लोग बना लीजिएगा, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपके सामने अभी आने जा रहा है। इंपॉर्टेंट इन द टर्म ये कि ये डेफिनीशन और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको लेकर के काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। देखिए, टॉपिक शायद आप लोगों ने लगा लिया होगा, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें हम लोग देखिए, टॉपिक है हमारा और ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आएगा तो दोनों चीज़ आ जाता है, डिफिनीशन भी और इसका एक्सप्रेशन भी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मानेंगे कि हमारे पास में एक कंडक्टर है, इस तरह का कोई एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में हमने एक बैटरी लगाया और ये बैटरी क्या करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, प्लस से माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। और एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और जिस वेलोसिटी से ये जाएगा उसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका कि हमें वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, कुछ बातें दिमाग में रखिए। जैसे इनिशियल थर्मल वेलोसिटी इसकी क्या है, ज़ीरो, इनिशियली तो ज़ीरो है। ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, स्मॉल n, जिसका मतलब होगा नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वो आगे हमें काम देगा। तो और उसका वैल्यू बहुत लार्ज होता है यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर क्यूब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करोड़ों हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं मोल कॉन्सेप्ट, आपको पता होगा। तो मान लेते हैं, कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग, कुछ उसका लेंथ होगा ना,
हैविंग लेंथ, मान लेते हैं सब कुछ लेंथ है l, इसका लेंथ कितना है भाई, तो l है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बहुत ज़्यादा बात नहीं लिखेंगे, ठीक है। सपोज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is applied across the conductor, ठीक है, इतना बात आप लिख देना। अब इसकी इनिशियल कंडीशन, द एवरेज इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो बात हमने समझाया था आपको वो हम लिखते हैं, विल बी ज़ीरो। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, इस बात को दैट इज कैसे लिखोगे, इसके अंदर ना जाने कितना इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरा का कितना है भाई, तो u2 है, तीसरे का कितना है भाई, तो u3 है ना, चौथे का कितना है, तो u4 है। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, ऐसा इसके पास में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा n, और सबका इनिशियल वेलोसिटी हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब उसको हमने कितने से डिवाइड करा दिया है, तो n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये किसके बराबर है, 0। इसको अगर ठीक से देखा जाए तो देखो, तो ये क्या है, ये है ना सबका, ये सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियल वेलोसिटी, और उसको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया, n मेरा वहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो वो क्या बन गया हमारा, 0, क्योंकि हमने कह रखा है एवरेज इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट इज दिस। क्लियर है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स दैट इज F। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आप सभी को पता है, फोर्स बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हो गया -E और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैपिटल E। कितना फोर्स लग रहा है, -E इंटू E। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगर फोर्स इतना लगा है तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सो एक्सीलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक्सीलरेशन यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, a हो जाएगा। और हम सभी लोगों को पता है ना, एक्सीलरेशन बराबर होता है फोर्स अब बाई मास, वेक्टर क्वांटिटी है। और अभी आपने फोर्स निकाल रखा है कितना, -E इंटू E, अब बटा में कितना, मास m। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर हम लिख ही देते हैं, m हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत बाद में ये काम आएगा, इस चीज़ को हम लिख देते हैं, ठीक है। यह है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, पहले का आप काम कर लीजिए, इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, एकदम बारी बारी से डायग्राम वगैरह बना के सारी चीज़ों को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें कैसे काम करेंगे हम लोग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लो। देखिए, हम लोग इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 कर दिए, थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी, और हम लोगों ने एक्सीलरेशन कितना, हर इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सीलरेशन है, हर इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सीलरेशन है, वो हमने फाइंड कर लिया। देखो, शुरू में तो 0 है हमने मान लिया, और एक्सीलरेशन उसको कुछ मिल गया। कोई इंसान, अब आप मैकेनिक्स अप्लाई करो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसको तुमने फोर्स लगाया, तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव होगा, यानी वो कुछ फाइनल वेलोसिटी अचीव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल वेलोसिटीज़ लिखते जाएं, तो क्या आप उसे इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए तो ज़रा, फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हम बारी बारी से लिखेंगे और ज़रा अच्छे से समझिएगा यहाँ पे।
V1 का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी। सभी को मैकेनिक्स का फॉर्मूला याद होगा, V बराबर U प्लस AT। V1 बराबर U1 एक्सिलरेशन सबका A, और देखो यहाँ पे हम टाइम के लिए T यूज़ नहीं करेंगे, किसी किसी बुक में T भी यूज़ किया, लेकिन हम यहाँ T यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम टाइम का मतलब कौन सा टाइम होगा, अभी भी मैंने समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो दो कोलिजन के बीच में लगने वाले समय को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टॉ से डिनोट करते हैं। तो हमने पहले इलेक्ट्रॉन ने जितना चलने के लिए समय लिया उसे हम कहते हैं τ1। उसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी U2 प्लस A τ2। ऐसे करते 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 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, इनिशियल वेलोसिटी un प्लस A तो सबके लिए कॉमन τn। और एक काम करते हैं, इन सारे टर्म्स को यहाँ पे ऐड करते हैं, क्लियर है, ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा क्या, V1 प्लस V2 से लेकर के कहाँ तक, Vn तक, और ये हो जाएगा U1 प्लस U2 से लेकर के Un तक, ठीक है। प्लस सब में एक कॉमन है, आप ध्यान से देखिएगा एक्सेलरेशन का, τ1 τ2 सबका रिलैक्सेशन टाइम, τ3 से लेकर के τn तक, ठीक है। एक काम तो तुम ये कर देना, सारे इक्वेशन को जोड़ देना, सबकी फाइनल वेलोसिटीज़ को जोड़ देना, और उसके बाद ना दोनों साइड इक्वेशन के नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड लगा देना, n से इधर भी डिवाइड, n से इधर भी डिवाइड, और n से इधर भी डिवाइड, ठीक है। अब ज़रा पढ़िए तो क्या क्या आ गया, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी, और ये n इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी, और n से डिवाइड हो गया तो क्या ये हो गया एवरेज फाइनल वेलोसिटी। देखो तो हम यहाँ लिख देते हैं आपके समझने के लिए, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, एकदम क्लियरली समझिएगा एकदम अच्छे से। ये तो एक्सेलरेशन है, और ये हो गया एक्सेलरेशन, और ये हो गया देखो तो रिलैक्सेशन टाइम में n से डिवाइड, मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अभी अभी हमने आपको समझाया था कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो वो फाइनली जिस वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन ऑन एवरेज मूव करते हैं उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ गया ना, इसको क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। तो ये जो आपका लेफ्ट साइड में है इसको रिप्लेस किया जाएगा क्या से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से, और ये तो क्या हो गया ज़ीरो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखा जाए तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो मान चुके हैं, Vd बराबर A। चलिए एक काम और यहाँ पे छूट गया, सब पे एरो लगा दीजिएगा, क्योंकि सब है क्या आपका वेक्टर। शायद इनिशियल वेलोसिटी में हमने एरो नहीं लगाया था, वहाँ लगा देना, वेक्टर पे एरो लगा के रखोगे तो ज़्यादा काम आएगा। जहाँ अगर एरो छूट गया है तो आप लोग याद से उस एरो को लगा लीजिएगा। Vd बराबर A, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसे कि हम लोग टॉ से ही रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, टॉ से। τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn बाई n को हम लोग सिंपली टॉ से डिनोट करेंगे। और अभी अभी आपने एक्सेलरेशन का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 निकाला था ना, माइनस ई अब बटा में m इंटू में क्या हो गया, टॉ। तो यही फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का, Vd बराबर माइनस ई बाई टॉ। इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लीजिए और हमेशा के लिए याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगर कोई पूछेगा तो। अगर आपसे, चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात और करते हैं आपसे, अगर आपसे सिर्फ इन मैग्नीट्यूड पूछा जाए, सिर्फ इन मैग्नीट्यूड, तो आप जवाब दीजिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई बाई एम इंटू टॉ। नेगेटिव हटा दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे ये बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है। एकदम बात क्लियर है। अब आपको, आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, Vd बराबर ई टॉ बाई एम। एक नया फॉर्मूला, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़ आपके सामने है। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि रेसिस्टेंस निकालने में काम आएगा।
ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बुक ही है, आपके एनसीईआरटी बुक में टॉपिक ही लिखा है, ओरिजिन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेसिस्टिविटी, यानी कि रेसिस्टिविटी यानी कि रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी। तो अब हमारे पास रास्ता खुल चुका है, लेकिन इससे पहले 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी हम करेंगे, फटाफट इसको नोट करो। कि अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बारे में जो भी कहानी आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है वो हमने लिख दिया है। हमने एक कंडक्टर बना दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, लेंथ उसका एल ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करा दिया। अब ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो सारी बात हमने बोर्ड पे लिख दी। अब समझना, देखो हमने यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोजिशन लिया है जिसके बारे में आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। हमने मान लिया कि इसके कंडक्टर के अंदर में, इस कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, तो स्मॉल n, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है। हम आज के बाद से n के टर्म में सारी बातें करेंगे, वेयर n इज द नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब एकदम अच्छे से समझ लो, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब को क्या पढ़ोगे, यूनिट वॉल्यूम। तो कोई कहे कि मेरे पास में कंडक्टर है, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे, तो मेरा सपोजिशन है कि n पाए जाएंगे, n नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में। अब आपको जितना वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो वॉल्यूम निकाल लेना और उससे n को गुना कर देना, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, देखो हमें रिलेशन निकालना है करंट में या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो करंट बराबर तो होता है चार्ज बाई टाइम, यानी अगर हम चार्ज निकाल लें तो मेरा काम तो हो जाएगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सिरे से, मान लीजिए कि ए से मूव करके कहाँ तक आता है, बी तक, ए से मूव करके कहाँ तक आता है, बी तक, और ए से बी तक आने में मान लो कि टाइम लेता है टी, टाइम कितना लेता है, टी। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा हेंस या नाउ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालो, कंडक्टर। तो क्या वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, तो एरिया पता है, लेंथ पता है, तो सिलेंडर है ना, एरिया को लेंथ से गुना कर देंगे, वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया 2 डायमेंशन, लेंथ सिंगल डायमेंशन, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम। ठीक है, और अभी अभी हमने कहा कि 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन, n, तो इतना मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, al मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, n इंटू al। यानी अगर कोई तुमसे पूछेगा नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एल वॉल्यूम, तो क्या जवाब दोगे, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना है, स्मॉल n, तो इतना वॉल्यूम में कितना होगा, NaL। तो मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, NaL। अब आप सभी लोगों को पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है स्मॉल e, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, हेंस टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि Q बराबर कितना हो जाएगा, NaL को E से क्या कर देंगे, गुना। अब Ne वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए, वहाँ N डायरेक्ट होता था नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब उस n की जगह पे NaL है, बिकॉज n यहाँ पे टोटल नंबर नहीं है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो देखिए तो ज़रा Q मिल गया, अगर इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे करंट मिल जाएगा, आ गया Vd। हाँ, अब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लाना है ना, देखिए उसको भी चेंज करेंगे। Q तो चलो हमें मिल गया है ना, Q को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बताइए ये चार्ज जब A से B तक आएगा डिस्टेंस कितना तय करेगा, L, और स्पीड कितनी है, Vd। L दूरी तय करेगा, स्पीड कितना है, Vd। तो आप बता सकते हो टाइम कितना लेगा, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड बाई डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बाई स्पीड, यही तो फॉर्मूला होता है टाइम का। तो टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन, अगर हम कहें टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन इन मूविंग फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू T। अगर हम इसको कितना मान लें, T मान लें या टॉ मान लें, तो टाइम कितना होगा हमारे पास में, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस L, अब बता में स्पीड D। तो स्पीड कितना है, ड्रिफ्ट स्पीड है Vd, तो यहाँ से L बराबर T इंटू Vd हो जाएगा, या T को वहीं से रिप्लेस कर देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं।
तो मेरे पास टाइम भी आ गया, चार्ज भी आ गया। नाउ अब तो सभी लोगों को पता है ना यहाँ से करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अब बटा में टाइम। चार्ज भी आपको पता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, NaLe, और सभी लोगों को टाइम भी पता है L/VD। L से L हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से करंट यानी कि I बराबर एक्सप्रेशन आ गया NaVDE। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, I बराबर NaVDE। क्लियर है? इसका एक रूप और आप देख लीजिए, याद कीजिए पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था क्या, करंट डेंसिटी J, याद होना चाहिए आपको। तो करंट डेंसिटी बराबर I/A। तो अगर कोई आपसे पूछता है ना कि करंट डेंसिटी बराबर बताइए क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब आपका काम तो यहाँ तक में हो गया, आपको एग्जाम में इतना ही करना है, वो हम थोड़ा अलग कर रहे हैं। करंट डेंसिटी बराबर होता है या J बराबर होता है, पिछला लेक्चर याद कीजिएगा, जिन्होंने देखा जाके देखिएगा, I/A। और I बराबर हम रख दें NaVDE, तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर हो जाएगा NVDE। तो ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट डेंसिटी में। अगर कोई ये भी आपसे पूछ बैठे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो NVDE जवाब दीजिएगा। और आप VD का भी फॉर्मूला निकाले थे, क्या निकाले थे, E/τ/m। आप चाहें तो वो भी वहाँ पे रख सकते हैं, तो E का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो अब आप एक काम करिए, इस फॉर्मूला को NaVDE और VD का फॉर्मूला जो हमने बताया था वो, उन दोनों का यूज़ करके हम आपको रेसिस्टेंस बताते हैं और एक नया टाइप का आपको डेरिवेशन मिलने वाला है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक नया डेरिवेशन देते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस, और वो कैसे आएगा ओम्स लॉ अब हम डायरेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। उम्मीद है आपने नोट कर लिया है, और अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, नहीं तो पॉज करके लिखना चाहते हो तो अगर समझ में आ गया तो लिख भी लो, फिर आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक पे। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब हमारे सामने में अब आज के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और बिल्कुल एक ऐसी बात जिसके ऊपर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। देखिए, क्लास 10th में जो हम लोग ओम्स लॉ पढ़ा करते थे, वहाँ पे डायरेक्ट हमें कहा जाता था इफ़ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। याद आ गया होगा सभी को, नहीं याद आया तो हमने जो बोला उसको एक बार रिवाइंड करके सुनिए, आपको याद आ जाएगा। अब मसला ये है कि हम जो पढ़ते थे V बराबर IR, हम लोग जो क्लास 10 में पढ़ा करते थे V = IR, वो डायरेक्ट तो पढ़ाया गया, लेकिन उसका डेरिवेशन अब आपको यहाँ मिलेगा, और डेरिवेशन हम 2-3 तरह से करेंगे। CBSE बोर्ड वालों का काम अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, आपके एग्जाम में डेरिवेशन आता है ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए करंट डेंसिटी से और कभी कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो हम दोनों करेंगे। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हम कर देते हैं, फिर करंट डेंसिटी से करेंगे, और रेसिस्टेंस का बिल्कुल एक अलग तस्वीर आपके सामने अभी हम रखने जा रहे हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में ज़रा टॉपिक बनाइएगा। टॉपिक तो यही है आपका, क्या है भाई, ओम्स लॉ। लेकिन हम इस ओम्स लॉ को डायरेक्ट 10th की तरह लिखवा के ख़त्म करने वाले नहीं हैं। एंड रेसिस्टेंस हम पहले करेंगे इसे प्रूफ, और कैसे प्रूफ करेंगे देखो अभी। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ करते हैं। बोर्ड को हम 2 हिस्सों में ना बांट देते हैं ताकि ज़्यादा स्पेस मिले। देखिए, अभी अभी हम लोग 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। एज वी नो VD बराबर यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर E/τ/m, जहाँ पे आप सबका मतलब तो समझते ही होंगे। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, τ रिलैक्सेशन टाइम एवरेज, और ये हमारा मैग्नीट्यूड है, माइनस नहीं लगाया हमने। ठीक है, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ध्यान में रखिए। एंड I बराबर अभी हमने प्रूफ किया NaVDE, क्लियर है, NaVDE। तो अगर हम I बराबर रख दें
एन ए और वी डी की जगह पर रख दें ई टॉ बाई एम और फिर से ई। तो अगर देखा जाए तो आई बराबर ऐसा हो रहा है क्या, एन ए ई इंटू ई का स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब कोई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सोचिए क्या होता है, ई बराबर, अगर मान लो मेरे पास में एक कंडक्टर है जी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस पर हमने ई अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अप्लाई किया ई, बैटरी तो लगा हुआ होगा ही, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल है लेंथ, और जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने क्रिएट किया है वो है वी। बस यूँ ही आपको समझाने को हमने फिगर बनाया। तो क्या आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वी बटा एल। काफ़ी बार कैपेसिटर में यूज़ किया हमने, और हमने कहा है कि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा। या अगर यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ कर सकते हैं। सभी को याद है ना भाई, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, याद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बटा डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना है, तो वी है, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, तो एल है, तो ई बराबर वी बटा एल तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम चाहें तो ई बराबर क्या पुट कर दें, देखिए तो ज़रा, एन ए ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और पुट कर दो इसकी जगह पर वी बटा एल। जिसे ना याद रहे वो ब्रैकेट में यहाँ लिख लेगा, इसलिए क्योंकि ई बराबर होता है वी बटा एल। काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। हम इस डायग्राम को ना मिटा देते हैं, ये बस समझाने के लिए बनाया था आपको, जिसे नहीं याद था उनको याद आ गया होगा। समझिएगा, देखिए अब ज़रा इस एक्सप्रेशन को जो आपके सामने आया, इसको थोड़ा पलट के लिखना ज़रा। v को इधर ले आना, i को उधर ले जाना। तो v जैसे ही इधर आएगा ना, तो v बराबर कुछ ऐसा आपको सीन नज़र आएगा, एम एल आई क्रॉस मल्टीप्लाई, एम एल आई को तो बाद में इधर लिख दिया, नीचे में एन ए ई स्क्वायर टाउ। अब ज़रा समझने का यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। m हमारा क्या है, कांस्टेंट। l हमारा क्या है, कांस्टेंट किसी भी कंडक्टर का अगर मैंने फिक्स कर दिया लेंथ, एरिया। n क्या है, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये कब बदलेगा ज़रा सोचिए तो। देखिए मेरे पास में दो मार्कर है ना, एक ब्लू और एक ब्लैक। अगर मान लो एक कॉपर का बना है, एक एल्युमिनियम का, n क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री है ना, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। तो ये तभी बदलेगा ना n का वैल्यू, जब आप मटेरियल बदलोगे, है ना। किसी एक मटेरियल के लिए n नहीं बदलता है। जैसे कॉपर का बहुत सारा तार बनाइएगा तो उसका पर यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का हर जगह नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा, यानी n तब बदलेगा जब हम मटेरियल बदलेंगे। e क्या है, इलेक्ट्रॉन का, वो नहीं बदलेगा। कंडक्टर फिक्स एरिया नहीं बदलेगा, लेंथ नहीं बदलेगा, m मास तो बदलता ही नहीं इलेक्ट्रॉन का। तो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो टाइम को फर्क पड़ता है टेम्परेचर से। कैसे फ़र्क पड़ता है वो हम बताएंगे, लेकिन अगर हम मान लो कि टेम्परेचर ना बदलें, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखें, तो ये सारा टर्म मेरा कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो ये सारा टर्म मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये सारा टर्म मेरा कांस्टेंट है, एक टाइम के लिए मान लेते हैं ये कांस्टेंट है, तो v बराबर कांस्टेंट गुना i, और अगर कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शन आता है। कांस्टेंट अगर हटता है, बराबर हटता है, तो प्रोपोर्शन आता है। v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, दैट इज़ ओम्स लॉ। इसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, ओम्स लॉ। जहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिस्टेंस। उसी को तुम लोग क्या बोल दिया करते थे, रेसिस्टेंस, दैट इज़ आर। रेसिस्टेंस दैट इज़ आर, यानी कि v इक्वल्स टू आर आई। और अब अगर इस एक्सप्रेशन से हम मैच करें तो रेसिस्टेंस बराबर एम एल बटा में एन ए ई स्क्वायर टाउ, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, जो हम 10th में नहीं जानते थे। रेसिस्टेंस का इतना बड़ा वैल्यू होता है जी, और इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल आपके एस सी वर्मा की किताब में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में तो खैर इसके ऊपर बहुत कम न्यूमेरिकल मिलेगा। एस सी वर्मा और एम करी में बड़ी न्यूमेरिकल है जो इसके ऊपर सॉल्व होने वाला है। एम एल बाई एन ए स्क्वायर, यही है ना, एक बार मिला लेंगे हम लोग, एन ए ई स्क्वायर टाउ। हाँ सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखिए तो ज़रा इसके बारे में बिल्कुल नई बात अब आपके सामने आ गई। ओम्स लॉ तो हो गया प्रूव, और ओम्स लॉ का अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहेगा तो वो ये लिख सकता है ना, इफ़ द फिजिकल कंडीशन रिमेंस कांस्टेंट, मतलब अगर टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कांस्टेंट रखा जाए तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हम लिखवाएंगे नहीं, आप खुद लिखिएगा, ये खुद लिखिएगा। आप जब नोट्स का फोटो भेजिएगा तो मेरे को उसमें दिखना चाहिए कि आपने खुद उसको यहाँ पे ओम्स लॉ में उस टर्म को ऐड, क्योंकि आप जानते हो 10th में बहुत बार पढ़े हो, उसके लफड़े में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरा जो सिलेबस हम उस पर चलते हैं। R बराबर ml, ठीक है। और रेसिस्टेंस का SI यूनिट रेसिस्टेंस का जल्दी से बताइए। ओम, सभी को याद होगा, क्या बोलते थे? ओम, जिसे सिंबल ऐसे ओम का, या R बराबर देखा जाए तो क्या होगा फॉर्मूला V/I, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर है? ओम कह दीजिए, वोल्ट पर एम्पियर कह दीजिए। अब यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आ गया ml/NaE² टाउ। इस पे इससे पहले कि हम चर्चा करें, आप इन बातों को पहले कर लीजिए नोट जल्दी से, इसको उसको, तब हम मिटाते हैं। शायद आपने नोट कर लिया, अगर नोट कर लिए हो तो हम सिर्फ इस साइड वाला वैल्यू मिटा देते हैं और आपको बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे हम दिखाते हैं। जिसको ये डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा दोबारा पूछेगा। देखिए, हमने रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाला जी अभी, है ना, उधर को रहने देते हैं, काम आएगा अभी। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में, शायद आज के बाद से ना हो, और बिल्कुल एक नए ढंग से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को बिल्कुल तोड़ तोड़ के खोल खोल के हम आपको दिखा रहे हैं। R बराबर ml/NaE² टाउ। जरा इस पर सोचिए तो आप, रेसिस्टेंस जो है ml/NaE² टाउ पे डिपेंड कर। अगर कोई आदमी इसको सोचना चाहे तो वो इसको ऐसे भी सोच सकता है ना, NE² टाउ, और वो इसको ऐसे सोचेगा L/A, ठीक है। कुछ दिखा कि नहीं दिखा? शायद कुछ दिखा आपको। क्या दिखा है आपको? R बराबर रो L इंटू A, रो रेसिस्टिविटी। क्या इस टर्म को हम लोग रेसिस्टिविटी रो बोला करते थे क्या क्लास 10th में? होता था ना, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वो तो आ ही चुका है। और जो यहाँ पे कांस्टेंट आता दैट इज रेसिस्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। देखिए, रेसिस्टेंस होता है, अगर कोई पूछे रेसिस्टेंस क्या होता है, तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अगर करंट पास होना चाहेगा तो जो वहाँ पर रुकावट पैदा होता है दैट इज रेसिस्टेंस, जो डिपेंड करता है इतने सारे फैक्टर्स पर, है ना। मास फिक्स है, वो कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। यहाँ पे दो टर्म बिल्कुल कांस्टेंट जो कभी नहीं बदलेगा, m/E²। लेकिन देखो हुआ क्या, हम एक एग्जांपल से तुमको समझाते हैं। जैसे पहले ज़माने में मान लो कोई कंपनी चल रही है ना, और वो कंपनी बहुत तरह का मटेरियल बना के लोगों को प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक शॉप में प्रोवाइड करती है। और इलेक्ट्रिक शॉप में तुम जाओगे तो बहुत सारा तुमको अलग अलग रेसिस्टेंस का मिलेगा आपको मटेरियल, है ना। उस पर लिखा रहता है 10 ओम का है, 5 ओम का है, 20 ओम का है। तो वो क्या कंपनी से बन के आता है, उसका वहाँ चेक होता है रेसिस्टेंस। अगर मान लो बीच में टूट फूट गया तो फिर दोबारा कंपनी गया, फिर उसका रेसिस्टेंस निकाला गया और बोला गया। अगर मान लो हम इतना लफड़ा नहीं करते हैं, ठीक है, हम आपको अगर कंपनी मान लो किसी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, जैसे कॉपर के लिए, है ना, कॉपर के लिए अगर मान लो ये फैक्टर हमको पता है, कॉपर का m/Ne² टाउ फिक्स है, पता है। तो कॉपर का अगर किसी भी लेंथ और किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमको मटेरियल मिले कॉपर का, तो हम इस फैक्टर से गुना करके निकाल लेंगे कि नहीं, है कि नहीं। वहाँ लेंथ एरिया हम नाप लेंगे, यानी अलग शेप और साइज़ का हम रेसिस्टेंस ईजिली फाइंड कर सकते हैं अगर ये फैक्टर पता हो। मान लो एल्यूमिनियम का अगर ये फैक्टर पता हो तो हम एल्यूमिनियम का भी किसी शेप और साइज का क्या निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी हर टाइप के मटेरियल का रेसिस्टेंस अलग होता है ना। सिल्वर का बहुत कम होता है, नाइक्रोम का बहुत ज़्यादा होता है। तो वो डिपेंड किस पे करता है, इस फैक्टर पर डिपेंड करता है। एंड दैट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, अलग अलग रेसिस्टेंस, वही कहलाता है उसका प्रॉपर्टी रेसिस्टिविटी। वही क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी। तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे क्या नाम देने वाले हैं, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी। कोई पूछेगा रेसिस्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे, रो से। रो बराबर m/Ne² टाउ, ठीक है।
तो ये तो टर्म हो गया रो, तो आर बराबर फॉर्मूला बन गया रो एल बटा ए। अगर हमको सब मटेरियल का रो पता हो ना तो किसी भी शेप और साइज का रेसिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो अब जरा बताइएगा एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा। बिल्कुल बच्चों वाली बात अभी हम बता रहे हैं आपको। क्या होगा, तो रो बराबर आर ए बटा एल, आर हो गया ओम, मीटर स्क्वायर बटा मीटर, यानी कि ओम मीटर। क्या हो गया, ओम मीटर। अब आपके एग्जाम में आएगा ना फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी। किस किस फैक्टर्स पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, सीबीएसई बोर्ड वाले थोड़ा दिमाग को खोलिएगा, यहाँ पे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी या ऑन विच फैक्टर द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेसिस्टिविटी का तो फॉर्मूला ये है, ओके। रेसिस्टिविटी क्या है, एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ। हमने आपको कह दिया ना कि हमने आपको कह दिया कि m और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इलेक्ट्रॉन ये हमेशा कांस्टेंट फिक्स, ये क्या हो गया, कांस्टेंट यानी कि फिक्स। बदलेगा कौन, n, और n किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। n नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो तभी बदलता है जब आप मटेरियल बदल दो, ठीक है। यानी जो सबसे पहला फैक्टर आया वो आया क्या, सबसे पहला फैक्टर जिस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड किया वो क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, दैट इज n। n हाई होगा, n अगर हाई होगा रेसिस्टिविटी कम, n अगर लो होगा रेसिस्टिविटी ज़्यादा। दूसरा फैक्टर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, देखिए हम उसको डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। दूसरा फैक्टर है टॉ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक कंक्लूजन हम आपके सामने देने वाले हैं। m और e तो चलिए कांस्टेंट है, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखिए हमने कहा रिलैक्सेशन टाइम से टॉ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ना, रिलैक्सेशन टाइम वो डिपेंड करता है पूरी तरह से टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, हमेशा टेम्परेचर पे। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब कोई पूछेगा कैसे डिपेंड करता है, तो ज़रा फिर से दिमाग को खोल के समझिएगा। देखिए हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। इलेक्ट्रॉन जब चलता है पॉजिटिव आयन जो अपने लैटिस पे वाइब्रेट कर रहा है उससे टकराता है ना। देखो जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है और पॉजिटिव जो है वो अपने लैटिस पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट, है ना, आगे पीछे मूव कर रहा है। तो अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ़ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव आयन का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है ना वो बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास में एक पॉजिटिव आयन है और अभी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा दो 50 से 60 70 80 कर दो, बढ़ जाएगा। अब पॉजिटिव आयन अगर तेजी में अगर करेगा वाइब्रेट और इलेक्ट्रॉन तो उसमें चल रहा है ना, तो टक्कर भी तो जल्दी जल्दी होगा। कोई चीज़ जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है फिक्स अपनी जगह पर और आपको मूव करके जाना है तो आप टकराइएगा भी जल्दी जल्दी। तो जब आप टकराइएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है। इस बात को ज़रा लिख लीजिएगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड, द पूरा ही लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। और इतना हम खोल के बता रहे हैं इसीलिए ताकि आप अच्छे समझिए। इफ टेम्परेचर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीजेज, सो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, अपने हिसाब से सही सही स्पेलिंग लिखिएगा, कॉन्सेप्ट की बात कीजिए, ठीक है। विल डिक्रीज समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज। यानी फैक्टर क्या बना हमारे सामने में कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है।
रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। यानी गर्मी के दिनों में जो मेरा तार है उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएगा और ये क्या हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा। और अगर टॉर्क कम हो जाएगा तो देखो तो ज़रा रेसिस्टिविटी जो है वो तो टॉ से डिपेंड कर रहा है ना, रेसिस्टेंस जो है वो टॉ पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर टॉ घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, उल्टा होगा, है ना। अगर रेसिस्टिविटी घटेगा तो टॉ बढ़ जाएगा। और टॉ कब घटता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। यानी हम ऐसे भी समझ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टिविटी बढ़ गया। यानी वही तार गर्मी के दिन में ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा और ठंडी के मौसम में कम रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी यदि गर्मी के मौसम में, है ना, यदि गर्मी के मौसम में लाइट डिस्टर्ब होती है तो वहाँ उस पावर हाउस का दोष नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जल्दी जल्दी टकरा रहा है। तो पावर हाउस में डंडा वंडा लेके चढ़िएगा मत। गर्मी के दिन में डिस्टर्बेंस का कारण ये है, वहाँ समझाइएगा गांव वाले लोग, यहाँ जो है ना पॉजिटिव आयन का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इस वजह से जल्दी जल्दी टकरा रहा है, तो इस वजह से आपका रेसिस्टेंस बढ़ गया है, तो इस वजह से करंट को आने में दिक्कत हो रही है। रात होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो आपका लाइट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्लियर है बात बिल्कुल एकदम। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड किया, किस पे डिपेंड किया, रेसिस्टिविटी पहला फैक्टर रहा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम यानी कि n, और दूसरा फैक्टर रहा कौन सा, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर कौन सा रहा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है टॉ, और टेम्परेचर से कैसे रिलेट करता है वो इस साइड लिखा हुआ है। आप बताइएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा क्योंकि टॉ घट जाएगा। इसी का उल्टा, टेम्परेचर घटेगा टॉ बढ़ जाएगा रेसिस्टिविटी कम हो जाएगा। क्लियर है। तो इन सारी बातों को अच्छे से कर लीजिए नोट। फिर आपको हम बताते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, नोट कर लिया। तो हम ज़रा यहाँ पे इसको रहने देते हैं, ये फॉर्मूला तो काम आएगा ना जी हमको। चलिए सब लोग टॉपिक लगा लीजिए ज़रा यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फटाफट टॉपिक बनाइएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना। और वहाँ पे लिखिएगा एज वी नो आर बराबर ये फॉर्मूला, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, एम बाई ई स्क्वायर, ये कांस्टेंट है भाई। और क्या है, एन है, टॉ है, एल है, ए है, ठीक है। देखिए रेसिस्टेंस जो है ना वो चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। दो चीज़ तो हमने डिस्कस कर लिया एन और टॉ के बारे में, ये तो मेरा फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। तो दो चीज़ क्या है, पहला हो गया कि नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ मीडियम, और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा रेसिस्टेंस भी कम होगा। तो दो फैक्टर तो हमें पिछले बार से पता चल चुका। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है, और हाँ देखो यहाँ पे लेंथ पे और एरिया पे, लेंथ पे और एरिया पे। तो लेंथ या एरिया, अगर मान लो किसी वायर का तुम लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है, लेंथ है और एरिया है, यानी कि लेंथ और एरिया को हम एक साथ में ये कह सकते हैं शेप एंड साइज। एरिया बढ़ जाए लेंथ घट जाए, ठीक है। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, देखो तो ज़रा, कम। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेंथ कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। तो पहला फैक्टर है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। फैक्टर कौन सा लिखिएगा, एल बटा ए। एल बटा ए को एक साथ हम कहते हैं शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। कैसे कर रहा है, इनवर्सली या डायरेक्टली, आप +2 के स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। दूसरा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है भाई, तो दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करा, ड्यू टू रिलैक्सेशन टाइम। तीसरा है फैक्टर आपका नेचर ऑफ
मटेरियल ऑफ द मीडियम। और अब जो हम आपको चौथा बताने जा रहे हैं ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आपने अभी तक सुना भी नहीं ना आपके ख्याल में अभी तक आया है। देखिए, जो करंट था, करंट वो तो इधर था क्योंकि हमने ऐसे बैटरी जोड़ा था, ये रहा भी प्लस माइनस। अब समझना यहाँ पे कि जो करंट होता है और जो इसका लेंथ होता है, दोनों का देखो तो डायरेक्शन सेम है। हम हमेशा करंट किधर लेते हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। यानी अगर कोई हमसे ये सवाल पूछ बैठे कि बताओ तो ज़रा, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करें क्या रेसिस्टेंस चेंज करेगा? बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, लोग हाँ ना में जवाब देते हैं, समझ में नहीं आता है क्या पूछा उसने। वो सवाल यहाँ से रिलेटेड है। देखो तो तुम करंट किधर लेते हो? अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और हम अक्सर कंडक्टर को कुछ सिलिंड्रिकल स्मार्कर जैसा समझते हैं, जहाँ लेंथ फिक्स होता है कि ऐसा ही होगा, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास में कोई एक क्यूबाइड हो, ठीक है, और उसमें करंट का डायरेक्शन चेंज किया जाए तो वहाँ आपका ना रेसिस्टेंस भी चेंज करेगा, ठीक है। तो चौथा जो फैक्टर कैसे चेंज करेगा वो भी आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। चौथा जो फैक्टर है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दोगे रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाए। कैसे वो हम बताएंगे। बिकॉज करंट is taken along the direction of length या along the length of conductor, along the length of conductor। हम हमेशा कंडक्टर के लेंथ के अलॉन्ग ही डायरेक्शन लिया करते हैं, इस वजह से चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? पहले इन सारी बातों को आप लिखिए, तो आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, आपको ये पॉइंट, चौथा पॉइंट क्लियर होगा। अभी चौथा पॉइंट वो क्लियर हुआ नहीं होगा, एक क्वेश्चन से क्लियर होगा कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट बदलने से रेसिस्टेंस बदलता है। आप फटाफट इन चीज़ों को नोट कीजिए, तो हम आपको बताते हैं कैसे वो होगा। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बेसिक सा हम आपको क्वेश्चन देते हैं जस्ट अभी, और आपको हम चौथा फैक्टर समझाने की कोशिश करेंगे। चौथा फैक्टर भी आपको समझ में आएगा उसमें, और आपको पहला फैक्टर भी समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन ईच केस। कंडक्टर कैसा है हमारा? कंडक्टर कुछ हमारा ऐसा है, एक क्यूबाइड। और ये बड़ा अच्छा सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको अच्छे से मॉडल क्वेश्चन के तौर पर रखिएगा, इससे आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल बुक का सॉल्व हो जाएगा। ये मेरे पास में एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई जो है ना, चौड़ाई और मोटाई सब कुछ है। ये ए है लंबाई, ठीक है, चौड़ाई बी है और मोटाई इसकी सी है, ठीक है। अब तीन केस है इसमें। पहले केस में करंट ऐसे बह रहा है, दैट इज़ I1, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? इस केस में हम लोग को क्या निकालना है? ऐसे I1 जा रहा है तो R1 क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। और एक दूसरे केस में करंट ऐसे जा रहा है I2, तो बताइए तो ज़रा R2 क्या होगा, ठीक है। और जो तीसरा केस है ना, उसमें करंट ऐसे जा रहा है I3, तो बताइए तो ज़रा R3 क्या होगा, ठीक है। यानी कि एक बार B से पैरेलल, मतलब विड्थ के पैरेलल है करंट, I2 लेंथ के पैरेलल है, I3 जो है वो C के पैरेलल है, मतलब मोटाई के पैरेलल है, जो मोटाई होता है ना उसके पैरेलल है, वो इसीलिए तिरछा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये है क्या? मॉडल प्रॉब्लम। मॉडल प्रॉब्लम। सबसे पहला केस R1 निकालते हैं। हमें फॉर्मूला तो पता ही होगा, एज वी नो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सबका। मान लो मटेरियल तो सेम है,
रो नहीं बदलता है। रो तब तक नहीं बदलता है जब तक मटेरियल ना बदल दो, है ना। कॉपर एल्युमिनियम अगर सब सेम है, कॉपर अलग हो गया एल्युमिनियम, तब रो बदलेगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, है तो वही ना क्यूबाइड, मटेरियल तो नहीं बदल रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पर, मटेरियल के मीडियम पे, टेम्परेचर पे। और हम हमेशा कंसीडर करते हैं क्या? रूम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रो हमारा क्या है? कांस्टेंट। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये नीट का एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ क्लियर होने जा रहा है। रो मेरा फिक्स है, तो रेसिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए, होता है ना, रो एल बटा ए। एल कौन सा लेंथ होता है? अभी हमने बताया एल कौन सा लेंथ होता है, हमने बताया अभी। एल वही लेंथ होता है जो करंट के डायरेक्शन में हो, जो करंट के पैरेलल हो। आप R1 निकाल रहे हो तो आपको लेंथ लेना होगा कौन सा? रो तो फिक्स है, लेंथ वही लोगे जो करंट के पैरेलल है। तो I1 के पैरेलल है B, कौन है? B, ठीक है। अब आई बारी एरिया की, तो जो B हो गया आपका क्या? पैरेलल, तो एरिया कौन होगा? जो दो लेंथ, जो दो डायमेंशन बच गया वही ना एरिया होगा। तो एरिया कौन होगा? A इंटू सी। एरिया कौन सा हो जाएगा? A इंटू सी। अब R2 पे आइए, रो R2 के लिए लंबाई कौन होगा? R2 का जो करंट है वो किसके लॉन्ग पास हो रहा है? A के लॉन्ग, A से पैरेलल है ना। क्यूबाइड है हमारे पास में, आपको हम इससे समझा देते हैं। क्यूबाइड टाइप का कुछ होना चाहिए यहाँ पे, देखो, है ना। ये मान लो क्यूबाइड है, अभी I2 ऐसे पास हो रहा है, ऐसे, है ना। I2 अगर ऐसे पास हो रहा है तो पैरेलल लेंथ कौन हो गया? A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये ना हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये B है और ये C है, मोटाई C है, तो B गुना C एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ हो गया कौन? A। तो फॉर्मूला बनेगा लेंथ हो गया A और ये हो गया B गुना C। तो ये नया रेसिस्टेंस। दूसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल, R3 निकालना है, तो R3 के लिए रेसिस्टेंस, R3 किसके पैरेलल है? तो R3 पैरेलल है C के, तो इसके लिए C हो जाएगा, और जो दोनों बच गया A गुना B, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखो तो जरा, तीनों केस में रेसिस्टेंस अलग अलग आया, है ना, डायमेंशन बदल गया। R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2 इज नॉट इक्वल्स टू R3। इट मीन्स रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन बदलने से रेसिस्टेंस बदल जाती है। बहुत ही बेसिक मॉडल क्वेश्चन है आपके लिए, चाहे आप IIT का मेंस का क्वेश्चन देखो या नीट का क्वेश्चन देखो, इस टाइप का सवाल आता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। हमने आपको फिर से कह दिया, कोई भी समस्या है कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्टरनेट डेज में कोशिश कर रहे हैं आपका वीडियो रेगुलरली आए, 4 बजे शाम में आएगा, अपलोड होगा। और जो टेस्ट वाली बात है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा, ओके। आज का बहुत ही बेसिक थ्योरी था, बेसिक लेक्चर था, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से दिमाग में रखना है। अगले लेक्चर में इससे भी ज़्यादा बेसिक बात हम करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।